तो स्वागत है दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी इस नई क्लास के साथ। इस क्लास का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो हम आपको बता दें कि हमारी जो ये सीरीज है द कॉन्सेप्ट की, तो ये संपूर्ण राजस्थान का इतिहास पढ़ाएगी आपको। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर राजस्थान का एकीकरण यहाँ तक आपको लाकर सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। तो आज की इस सीरीज में हम पहला पार्ट लॉन्च कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का। तो इसमें क्या है, हम एक तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का ओवरव्यू देखेंगे, और दूसरी बात, इस पार्ट वन में कुछ सभ्यताएं भी देखेंगे, लेकिन इसके 3-4 पार्ट होंगे और सारी सभ्यताएं कवर हो जाएगी। पहले हमने सोचा था कि हम एक वीडियो बनाएं और सारी राजस्थान की सभ्यताएं उसमें कवर कर दें, लेकिन ये क्या, हमने सभी कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से बनाए वीडियो। तो इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक एग्जाम में स्पेसिफिक टॉपिक पूछते हैं। जैसे किसी एग्जाम में पूछ लिया कालीबंगा, आहड़ और बेरठ, ये 3 नाम दे दी, तो उस एग्जाम के स्टूडेंट को सिर्फ वही पढ़नी होती। तो वो अगर 2 घंटे की वीडियो में ढूंढेगा तो उसका टाइम जाएगा, इसलिए हमने सभ्यता अलग अलग करके पढ़ाई है। तो आज का ये पहला पार्ट है, इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा और तिलवाड़ा और बागोर हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, गणेश्वर वगैरह जितनी भी सारी सभ्यता है एकदम अच्छे तरीके से कवर होगी अब। तो निश्चिंत रहे, हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, राजस्थान की सभ्यताएं। तो इसमें कुछ ओवरव्यू वाली चीज़ें हैं तो वो हम आपको बताएंगे। तो राजस्थान में एक तो प्राचीन सभ्यता है, उनका एक कालक्रम है। राजस्थान हो या भारत हो या विश्व हो, कहीं भी, तो क्या कालक्रम रहता है। तो हम यहाँ राजस्थान के कॉन्सेप्ट में देखेंगे थोड़ा, या टाइम के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, सिर्फ नाम बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर कितने साल पुरानी है, कितने लाख साल पुरानी है, कितने हज़ार साल पुरानी है, वो सारी चीज़ें हमने भारत के इतिहास में पढ़ ली है। अगर आप भारत के इतिहास नहीं पढ़ा तो उस टाइम पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ सिंपल ओवरव्यू दूंगा, नहीं तो जटिल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि राजस्थान की सभ्यता में वो चीज़ आपको पूछेगा नहीं। तो प्राचीन सभ्यताओं के कालक्रम में सबसे पहले हम जानते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी, अब देखो नाम में ही पाषाण है, तो पाषाण है तो पाषाण में क्या करेंगे कि पत्थर, जब मनुष्य पत्थर के औजार यूज करता था उस टाइम के काल को पाषाण काल कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं, एक तो पत्थर का इस्तेमाल करता था मनुष्य, दूसरा मनुष्य के पास इस टाइम पीरियड में उसका कोई लिखित इतिहास नहीं, उसके पास लिखित साक्ष्य नहीं मिला, हमें आज तक कोई एविडेंस लिखित नहीं मिला। पत्थर मिले या फिर कोई कंगाल वंगाल मिले तो ऐसा कुछ मिल सकता है। दूसरी है कांस्य युगीन यानी ताम्र पाषाण काल। तो ये जो अपनी इंडिया के लेवल पे देखने जाए या फिर विश्व के लेवल पे देखने जाए तो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सारी कांस्य युगीन सभ्यताओं से साम्यता रखती है। कांस्य युगीन मीन्स कि इस समय क्या हुआ कि कांस्य का उपयोग करने लगा। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि दुनिया में अगर भारतीय सभ्यताओं को देखें हम, तो कांसे का उपयोग पहले हुआ, तांबे का उपयोग पहले हुआ, लोहा बाद में निकाला इन्होंने। तो कांस्य युगीन सभ्यता यानी इस काल की सभ्यताओं के अंदर जो सारा यूज होता है मटेरियल, वो लगभग ताम्र और पाषाण, तांबे और पत्थर की चीजें होती थी या फिर कांसे की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस सभ्यता की विशेषता ये है, इसमें आपके पास लिखित साक्ष्य है, लिपि भी है, लेकिन उस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया। उदाहरण के तौर पर आप सिंधु घाटी सभ्यता देख ले, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तीसरी लोह युगीन, अब लोहे का आविष्कार हो गया, उसके बाद जब लोहे की सभ्यता देखेंगे तो उस स्थलों से लोहे के उपकरण प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये क्या टाइम पीरियड के अनुसार है कि ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है, तो लोहे की खोज थी वो हजार ईसा पूर्व के आसपास हुई थी समथिंग, अगर आप देखें कर्नाटक, दक्षिण भारत में देखें तो। और यहाँ तक अपन देखते हैं तो मौर्य युग में भी लोहे का काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि उनकी उत्कर्ष को, मगध की उत्कर्ष को पहुंचाने में लोहे का महत्वपूर्ण स्थान है। तो लोह युगीन सभ्यता। उसके बाद देखेंगे वैदिक कालीन, तो ये वैदिक कालीन तो वेदों के संबंधित जो सभ्यता है वो बता देंगे, राजस्थान में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है महाजनपद कालीन। महाजनपद कालीन सभ्यताएं भी कुछ राजस्थान में रही है। तो ज़्यादातर सभ्यता है वो कांस्य युगीन है, कुछ पाषाण कालीन है, कांस्य युगीन, लोह युगीन, ठीक है। और महाजनपद कालीन तो कम ही है, ठीक है। तो चलो हम आगे इसका देखते हैं क्या होता है। और ये मौर्यकालीन भी है, तो कुछ है मौर्यकालीन, ठीक है। राजस्थान में अब पाषाणकालीन सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान में पाषाणकालीन सभ्यता का क्या इतिहास रहा है, कैसे रहा है, कुछ ओवरव्यू देखेंगे। तो एक सीए हेगेड मोदी थे, तो उन्होंने इंद्रगढ़ और जयपुर नामक 2 स्थानों से हस्तगुलाड़ी, हैंडेक्स बोलते हैं जिसे, तो वो प्राप्त की, कब 1870 में खोज के निकाले। दूसरा वाक्य यह था कि सेटनगार का नाम का जो व्यक्ति था, उसे झालावाड़ से पाषाणकालीन उपकरण मिले।
और एक बी आलचीन था, उसको जालोर से उपकरण मिले थे। आपको पूछ सकते हैं, ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करना चाहिए। फिर प्रमुख स्थल, तो इस पाषाणकालीन सभ्यता है। देखो हमारे साथ क्या गड़बड़ होती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है, हम जैसे सभ्यता है तो बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और फिर आगे बहुत सारी आएंगी, गणेश्वर आएंगी, आड़ आएगी, जो भी आएगी, बहुत सारी सभ्यता आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि पाषाणकालीन थी कि ताम्रपाषाण थी कि लोह युगीन थी, क्या थी। और एग्जामिनर सवाल घुमा के इस तरह से पूछता है कि निम्न में से पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी थी, ताम्रपाषाणकालीन कौन सी थी। तो हमें, इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनको हम ना बागोर और तिलवाड़ा, इनको हम ना अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली, अलग से इनके बारे में जो विशेषताएं वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप सिर्फ एक इस तरह से देख लो कि पाषाणकालीन सभ्यताओं में से एक तो बागोर थी, तिलवाड़ा थी, जायल थी, डीडवाना थी और बूढ़ा पुष्कर थी, ठीक है। तो बागोर और तिलवाड़ा अपने, बागोर है भीलवाड़ा में और तिलवाड़ा है इसमें अपने बाड़मेर में, जायल है, जायल और डीडवाना नागौर में और बूढ़ा पुष्कर है वो अजमेर में है। तो ये खास ध्यान रखना। फिर पूरा पाषाण काल, एक थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि पाषाण काल भी 3 भागों में बढ़ा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो ओवरव्यू ना आपको पिक्चर क्लियर करने में मदद करेगा। तो चंबल और बनास तथा इसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसमें पूरा पाषाण कालीन उपकरण ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो ज्यादातर साइड्स पूरा पाषाण काल की चंबल और बनास नदी के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है। फिर आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का अगर पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो लूणी और उसके सहायक नदियों के आसपास उपकरण मिलते हैं, इनकी सभ्यताएं लगता है कि होगी वहां पर, ठीक है। और चित्तौड़ और बेड़स नदी घाटी और विराटनगर, जिसे हम बेराट कहते हैं, जयपुर में है। तो इन स्थानों पर मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई, जिससे कहा जा सकता है कि यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता रही है। फिर ये नवपाषाण कालीन, तो ये अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इत्यादि स्थानों पर है। पर देखो ये जो ना ये डेटा है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको आप माइंड में रखना कि ये चीजें थी। बाकी ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लगभग 99.9%। फिर है ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल कौन से हैं। अभी हम सिर्फ स्थल पढ़ रहे हैं, सभ्यता हम आगे पढ़ेंगे, स्थलों के नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्थलों के नाम थोड़े आप इसको याद करोगे तो आपकी आगे की पिक्चर क्लियर होगी और आगे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल में एक तो गणेश्वर है सीकर का, एक कालीबंगा हनुमानगढ़ का, गिलोंड राजसमंद का, आहाड़ व झाड़ो उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पूगल है बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़ोत और चितवाड़ी ये जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोलमाहोली सवाई माधोपुर में और मल्हा भरतपुर में। तो ये इसमें कुछ समझाने की बात अभी नहीं है, समझाने की चीजें हैं, पर जब मैं एक एक इनको डिस्कस करूंगा तभी समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये डेटा है और डेटा को हमेशा याद करना पड़ता है। कहते हैं ना एग्जाम को पास करने के लिए ना सवाल भी 2 तरीके होते हैं और हमारी तैयारी भी 2 तरीके से करनी होती है। एक चीज होती है समझने की और एक चीज होती है याद करने की। अगर आप सिर्फ समझ के जाते हैं तो याद करने वाली चीजें आपसे छूट जाएगी, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप रट्टा मार के जाते और कॉन्सेप्ट नहीं समझ के गए तो भी आपका छूट जाएगा। तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम निकालना तो एग्जाम जो डिमांड करती है वो चीजें करनी होगी, ठीक है। चलो आगे। अब लोह युगीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं। तो लोह युगीन सभ्यता स्थल में एक तो 9 है भरतपुर में, जोधपुर है जयपुर में, एक सुनारी झुंझुनू में। इसके बारे में आपको बता दूं, नाम सुनारी है, सुनारी यानी सोना, पर है ये लोहारों की नगरी, समझ लो, लोहारों की नगरी यानी लोह युगीन सभ्यता है। और रेड है टोंक में इत्यादि। फिर आगे एक चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता स्थल। अब चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता क्या है। चित्रित यानी चित्र बनाए हुए, धूसर यानी ग्रे कलर के, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो ऐसी सभ्यताएं जहां से ग्रे कलर के दूसरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले और उनके ऊपर चित्र बनाए थे, कलाकृतियों के चित्र, तो वो क्या है, उसको एक अलग सभ्यता का नाम दिया गया कि ये चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता है। तो राजस्थान में इसके स्थान कौन से हैं। तो पहले तो जयपुर में 2 मिले हमें, विराटनगर और जोधपुरा। जोधपुर में बहुत बड़ा भंडार मिला, 1 मीटर तक का भंडार है जिसमें ये बर्तन मिले। फिर 9 भरतपुर में। फिर ये सुनारी झुंझुनू। अब याद रखना कि सुनारी में लोह युगीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं और ये चित्रित दूसरे मृदभांड सभ्यता के भी स्थल मिले हैं, ठीक है। अब वैदिक कालीन सभ्यता स्थल, तो वैदिक कालीन सभ्यता स्थल राजस्थान में एक तो अनूपगढ़, एक तरखानवाला डेरा और एक चक 64, ये तीनों ही श्रीगंगानगर में है ना। इधर जिला लिखा नहीं, पर आप ध्यान रखना, आप अगर आप नोट्स लेके बैठे हैं तो उस नोट्स में लिखते हैं कि श्रीगंगानगर जिले में तीनों स्थल।
फिर है महाजनपद काल। महाजनपद काल में पहला जनपद था मत्स्य महाजनपद। तो ये महाजनपद था पूर्ण रूप से राजस्थान में, यानी ये राजस्थान के अंदर। देखो पहले क्या, राजस्थान भारत की जो ऐसे राज्यों की सीमाएं नहीं थी, ऐसे ही थे, छोटे छोटे राज्य थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। तो मत्स्य महाजनपद अब देख लो एक तरह से राज्य ही था, पर जो अभी वर्तमान राजस्थान है तो इसकी जो सीमा उस टाइम की सीमा थी वो वर्तमान राजस्थान के अंदर अंदर थी, राजस्थान से बाहर नहीं जाती थी। तो एक तो ये पूर्ण रूप से राजस्थान में था। दूसरा, इसके जो राजस्थान के अभी वर्तमान जिले उसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर इसमें आते थे। फिर जानकारी कहाँ से मिलती है कि भी मत्स्य जन महाजनपद था, तो देखो बहुत पुराना था, ऋग्वेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, कौशितकी में मिलता है, और कौशितकी उपनिषद है, और महाभारत में मिलता है। और पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास बिताया था वो भी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, उसमें बिताया था। और इसकी बहुत सारी कई कथाएं भी प्रचलित है कि विराटनगर का राजा विराट था, उसने अपनी राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे से किया था। तो काफ़ी की कहानियाँ भी चलती, लेकिन वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये सारी एग्जाम की दृष्टि से ठीक है। तो चेदी जो मत्स्य चेदी था वो भी एक जनपद था, वो उत्तरी भारत में था। तो उसने एक बार मत्स्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन मत्स्य उसके बाद भी पुनः आज़ाद हो गया था, ये भी चीज़ याद रखना। और इसकी राजधानी विराटनगर मैंने पहले ही बता दिया। फिर एक था शाल्व जनपद, वो था अलवर में। तो अलवर जैसे कुछ अलवर के कुछ पार्ट मत्स्य में आते थे और कुछ शाल्व के साथ आते थे, और कुछ चेदी में भी आते थे, वो आगे मैं बताऊंगा। तो मत्स्य के साथ इसका सीमा विवाद चलता रहता था शाल्व का। कुरु हा, तो कुरु अलवर के उत्तरी, क नहीं के पढ़ना, इसको अलवर के उत्तरी क्षेत्र इसके भाग थे, ठीक है। फिर सूरसेन, तो सूरसेन में पूर्वी अलवर, भरतपुर, ये भरतपुर है, भरपूर नहीं, ओके, भरतपुर इसके अंतर्गत आते थे। फिर राजस्थान में बयाना व कामा, ये सूरसेन के अंदर थे, ठीक है। ये क्योंकि सूरसेन तो ये सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, श्री कृष्ण वाला था, ये था। तो राजस्थान में भी अपने उस साइड में अलवर और भरतपुर ही है, तो एक कॉमन सी चीज़ें लॉजिक लगाकर पता चल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सभ्यता के स्थलों पर। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, देखो जैसे जैसे सभ्यताओं का कालक्रम है वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो बागोर है, ठीक है, डीडवाना भी सबसे पुराना राजस्थान में है, और बागोर भी है। तो ये सब पाषाणकालीन क्षेत्र से, ठीक है। तो बागोर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बागोर में क्या था, इसकी क्या विशेषता थी, कहाँ पर है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे बागोर है कहाँ पर। तो बागोर कोठारी नदी के क्षेत्र में पड़ता है, भीलवाड़ा में। फिर इसके उत्खननकर्ता कौन है ना, कई बार पूछता है और बहुत बार पूछता कि किसने कहाँ पर उत्खनन किया। तो वी.एन. मिश्र और डॉक्टर L.S. लेशविक थे, इन्होंने बागोर का उत्खनन किया, और यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले, ठीक है। पाषाण काल में भी मध्य पाषाण काल के अवशेष, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। पत्थर के औजार मिले भरपूर मात्रा में, इसलिए इसे कहा गया आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम मीन्स बहुत प्राचीन, संग्रहालय यानी मतलब भिन्न भिन्न तरीके के पत्थर के औजार मिले हैं ना, बहुत सारे। फिर इस बागोर में एक महासतियों का टीला है, ठीक है। उसकी उत्खनन करने पर पता चला कि यहाँ पे कृषि और पशुपालन हुआ था, और कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले ना, वो भारत में, राजस्थान में ही नहीं, भारत में है सबसे प्राचीनतम है। हालांकि विश्व का हम देखेंगे तो वो मेहरगढ़ से मिलते हैं, लेकिन भारत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के बागोर सभ्यता से मिले। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। और माइक्रोलिथ, स्फटिक व चर्टिक पत्थर की क्वालिटी है, इससे जो छोटे छोटे उपकरण बनते थे उसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। तो पत्थर के छोटे उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स। तो ये क्या है, ये भी मिले इधर से। फिर एक मानव कंकाल मिला है, बागोर से क्या मिला, मानव कंकाल। फिर इसके देखो उत्खनन हुआ, वो ये पहला चरण था। अब दूसरे चरण में भी उत्खनन हुआ, फिर तीसरे चरण में हुआ। टोटल बागोर में 3 चरणों में उत्खनन हुआ। तो दूसरे चरण में क्या हुआ था, केवल 5 ताम्र उपकरण मिले, जिसमें सुई है, कुंताग्र है, त्रिभुजाकार शस्त्र है 2 छेद वाला, ये मिला था। दूसरा, जली हुई हड्डियां मिली। इससे हम ये इंगित कर सकते कि मनुष्य वहां का उस टाइम मांस खाता होगा, और उसने जलाया मीन्स पकाने के लिए उसको जलाया होगा, जानवर वगैरह जो कुछ था उसको जलाया था। इससे पता चलता कि मनुष्य क्या था, मांसाहारी था, वो मांस का सेवन करता था। फिर पशुओं के साक्षी मिले, तो गाय, बैल, मृग, चीतल, बारहसिंगा, सुअर, गिद्दड़, कछुआ आदि पशुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, ये बागोर की बात करें हम, बागोर से। फिर तीसरे चरण का उत्खनन हुआ, उसमें क्या मिला, उसमें एक स्वाधान पद्धति का पता चला। तो स्वाधान में क्या करते थे कि शव का जो सिर है वो उत्तर में रखते थे और पैर दक्षिण में रखते थे,
और इसके साथ सबके साथ आभूषण, भोजन व पानी दफनाते थे। ठीक है, तो ये पानी का जिक्र आया, ये इसमें पहली बार आया, ये देख लेना, भोजन व पानी। तो ये याद रखना कि बागोर में सबके साथ आभूषण, भोजन व पानी दफनाने की परंपरा थी। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी मृत व्यक्ति की शव के साथ अगर कोई चीज़ दफनाते हो, इसके दो मतलब होते हैं। या तो उस टाइम के वो स्वर्ग या नरक में बिलीव रखते थे कि आदमी जाएगा तो वो अपना भोजन साथ में ले जाएगा, या फिर वो पुनर्जन्म में यकीन रखते थे कि अगले जन्म में इसको ये सब मिलेगा। अब आते हैं तिलवाड़ा। ये भी तिलवाड़ा भी पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल था। तो ये कहाँ था, तो लूणी नदी पर। लूणी नदी तो बहुत बड़ी, लूणी नदी में कहाँ पर, लूणी नदी के क्षेत्र में था, तो ये बाड़मेर में था। इसका भी उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया। तो तिलवाड़ा और बागोर का जो उत्खनन है वो वी.एन. मिश्र ने किया था। यहाँ से क्या मिले, यहाँ से भी लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ, लघु पाषाण यानी छोटे पाषाण के, उससे माइक्रोलिथ बोलते हैं, उपकरण मिले। फिर यहाँ पर क्या मिला, पशुपालन के साक्ष्य भी मिले। देख लेना, प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भारत में है ना, वो बागोर में मिले। तिलवाड़ा में भी पशुपालन मिले पर वो बागोर से पुराने नहीं है। फिर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, कहाँ से, तिलवाड़ा से, ये ध्यान रखना। अब आगे कालीबंगा पर। चलो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे। हम कालीबंगा से शुरू करेंगे और अच्छे से सीरीज शुरू होगी। आज ये पहला दिन था, कुछ साउंड वाउंड की भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि अब ठीक है, आगे आगे सुधार जैसे आप लोग कहेंगे वैसे सुधार होता रहेगा। थैंक यू, आप अच्छे से पढ़िए और विश्वास के साथ जुड़े रहिए, तो आपका बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो।